साथियों, हमने चैप्टर 90 में आपसे नक्षत्र स्वामी की अपने उच्च भाव से छठी दूरी के बारे में बात की थी। आइए आज हम बात करते हैं नक्षत्र स्वामी यदि अपनी उच्च राशि से सप्तम भाव में बैठे हों तो क्या फल देंगे। यहाँ पर एक बात का आप विशेष ध्यान रखिए कि नक्षत्र स्वामी जब भी अपनी उच्च राशि से सप्तम होगा तो वह नीच का हो जाएगा। फिर कोई भी लग्न हो, कोई भी ग्रह हो, कोई भी भाव हो, जहां वह अपनी उच्च से सप्तम बैठा वहीं पर वह नीच का हो जाएगा। सुविधा की दृष्टि से या याद रखने की दृष्टि से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि नीच का जो भी ग्रह होगा वह कहीं भी बैठे वह सप्तम भाव खड़ा करेगा, क्योंकि आप उसकी उच्च से दूरी गिनेंगे तो वह सप्तम आएगी। फिर चाहे कहीं भी किसी भी भाव में कहीं भी नीच का बैठ गया यानी वह सप्तम भाव खड़ा करेगा। और इसी तरह यदि ग्रह उच्च का बैठा है तो वह लग्न खड़ा करेगा। कारण वही है कि लग्न से आप गिनेंगे तो उसकी दूरी एक भाव की ही आएगी, इसलिए उच्च का ग्रह हमेशा लग्न खड़ा करेगा और नीच का ग्रह सप्तम खड़ा करेगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए याद रखने की दृष्टि से। तो आइए आज अपने विषय पर लौटते हैं और उदाहरण कुंडली से नक्षत्र स्वामी के अपनी उच्च राशि से सप्तम बैठने के फलों के बारे में जानते हैं और ग्रह कैसे अपने भाव एक्टिव और डीएक्टिवेट कर लेता है इसके बारे में समझते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं इस वृक्ष लगन की कुंडली में चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में है और चंद्रमा यहाँ पंचम भाव कन्या राशि में बैठा है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी सूर्य होता है, इसलिए सूर्य इस कुंडली के वृक्ष लगन की कुंडली के नक्षत्र स्वामी हुए, जो कि छठे भाव तुला राशि जो उनकी नीच राशि है उसमें बैठे हुए हैं। अभी पिछले ही किसी चैप्टर में किसी साथी ने जिज्ञासा की थी कि भावेश के रूप में आपने आधिपत्य वाले भाव को एक्टिव क्यों नहीं बताया। तो देखिए, कोई भी ग्रह हो वह जिस भाव का भी अधिपति है वह उस भाव के फल देने के प्रति तो बिल्कुल प्रतिबद्ध है ही। आप चाहे उसे एक्टिव कहें या ना कहें, यह तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि जो ग्रह है वो जिस भी भावेश का अधिपति है उसके फल तो वो देगा ही। यहाँ अलग से उसको उल्लेख करने की जरूरत शायद नहीं है। कुंडली को देखते समय इस बात को तो मूल रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जिस ग्रह के बारे में भी हम अध्ययन कर रहे हैं वह किस भाव का अधिपति है, क्योंकि उस भाव का उस पर पूरा दायित्व होता है। अब यहाँ जैसे सूर्य के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं जो कि नक्षत्र स्वामी है, वह चतुर्थेश है, तो इस चतुर्थ भाव के फलों के प्रति तो वो बंधे ही हैं। अब यह अलग बात है कि उस भाव के फल वह किस तरह से अच्छे या बुरे देंगे, यह तो उसकी बैठने की परिस्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन जैसे यहाँ पर नक्षत्र स्वामी चतुर्थे से, तो चतुर्थ के फल वह तो देने को बाध्य ही हैं। वह अच्छे बुरे जो भी हो सकते हैं लेकिन फल तो वह चतुर्थ के ही देंगे। इसलिए आप चतुर्थ को एक्टिव कह लें या नहीं कहें, बात एक ही है। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए किसी भी ग्रह के बारे में कि वह किस भाव का अधिपति है। अब यहाँ जैसे चतुर्थेश होकर भी नीच के हो गए हैं और वह भी छठे भाव में, इस वजह से यह जातक की माता को कष्ट देंगे। चतुर्थ भाव माता का है, इसके सुखों में, स्वार्जित संपत्ति में इसको किंचित तकलीफ देंगे। तो भावेश के फलों को आप इस तरह से देख लीजिए, कारकत्व देख लीजिए और फिर उसकी दूरी देखकर आप इस तरह से भावेश को तो ध्यान में रखना ही है। यह बिल्कुल प्राइमरी बात है जिसको कि ध्यान में रखा जाना चाहिए। वैसे ग्रह मुख्य रूप से अपनी उच्च नीच से संचालित होते हैं। अब यहाँ देखिए, नक्षत्र स्वामी सूर्य की उच्च राशि ये 12वें भाव में है, तो यहाँ यह 12वां भाव एक्टिव हो गया है। अब यहाँ नक्षत्र स्वामी सूर्य की उच्च मेष राशि 12वें भाव में है, तो यह 12वां भाव यहाँ पर एक्टिव हो गया है और अपनी उच्च राशि से सप्तम भाव की दूरी पर बैठे हैं, तो सप्तम भाव भी यहाँ एक्टिव होगा। उच्च से दूरी सप्तम है के बैठे हैं यहाँ, लेकिन इस दूरी की वजह से सप्तम भाव एक्टिव होगा, द्वादश और सप्तम। इसी तरह सूर्य की नीच राशि तुला ये छठे भाव में पड़ी है, तो यह छठा भाव भी डीएक्टिवेट हो जाएगा। और नीच भाव से दूरी अगर गिनेंगे तो वह एक ही आएगा,
मतलब यहाँ लग्न भी डीएक्टिवेट हो जाएगा। यहां से सूर्य की दूरी गिनेंगे, नीच में ही बैठे हैं, तो यह लग्न को डीएक्टिवेट कर देंगे। तो यहाँ सारी कैलकुलेशन करेंगे तो हमको 12वां और 7वां ये 2 भाव एक्टिव मिले, और लग्न और छठा ये 2 भाव डीएक्टिवेट हो गए। एक्टिव हाउस 12 एंड 7, डीएक्टिवेट हाउस 1st एंड 6। अब इनका फल कैसे जानेंगे? तो आप एक्टिव और डीएक्टिव जान लेने के बाद अब कारकत्व आपके ध्यान में होने जरूरी है। अब 12वां भाव उच्च के कारण एक्टिव हुआ है, इसका मतलब जातक जल्दबाज स्वभाव का होगा, यानी इसकी सोच का स्तर कम रहेगा, क्योंकि सोच के लिए छठा भाव चाहिए और छठा यहाँ पर डीएक्टिवेट हो गया है। तो जातक का स्वभाव कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई भी काम कर लेगा पहले 12वें की वजह से, और छठे कमजोर होने की वजह से सोचेगा बाद में। मतलब यहाँ क्रिया पहले पैदा होती है और सोच बाद में आएगा। यानी कोई भी काम कर लेगा, फिर उसका जो भी अच्छा बुरा परिणाम हुआ तो बाद में सोचेगा कि मैंने ऐसा किया या ऐसा क्यों नहीं किया। ये सब सोच बाद में आती है, क्रिया पहले कर लेता है। और कारकत्वों वाले चैप्टर्स में हमने आपको अच्छी तरह बताया था कि छठा भाव सोच का है, 12वां भाव क्रिया का है, और इसी 12वें भाव के एक्टिव होने की वजह से यह जातक उन्मुक्त भाव से जीवन जिएगा। ज्यादा कोई चिंता फिकर परेशानी किसी बात की पालने वाला स्वभाव इसका होता नहीं है, क्योंकि यहाँ छठा भाव जो कि सोच का है, चिंता फिक्र का है, वह इसका डीएक्टिवेट हो चुका है। और ऐसा जातक कितनी भी परेशानी में हो, चाहे जितनी चिंता परेशानी दूसरी किसी बात की हो, लेकिन सोएगा घोड़े बेचकर, नींद बहुत बढ़िया लेता है। 12वां भाव नींद का है और छठा भाव रात्रि जागरण का है, और 12वें भाव की वजह से इस जातक के विदेश जाने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। और इसका एक अन्य कारण भी है जिसको अभी थोड़ी देर में हम जानते हैं कि इसके विदेश जाने की संभावनाएं किस तरह से बनती है। अब यहाँ देखिए सूर्य ने 7म भाव को एक्टिव कर रखा है, तो इसका क्या मतलब होगा? 7म भाव एक्टिव है, मतलब जातक का समय आने पर अरेंज विवाह हो जाएगा आसानी से, बिना किसी परेशानी बाधा के, क्योंकि 7म भाव अरेंज विवाह का है। और यहाँ चतुर्थेश होने के बाद भी यह सूर्य जातक का प्रेम विवाह नहीं होने देगा, क्योंकि अपने भाव से इसकी दूरी तृतीय है, और यह तृतीय भाव इस चतुर्थ प्रेम विवाह के भाव का बेस्थान हो जाता है। इसलिए इस जातक का प्रेम विवाह नहीं होगा। यदि प्रेम विवाह हो भी गया तो वह टिकेगा नहीं। इसका जब भी होगा अरेंज विवाह होगा और वह सफल होगा। 7म का हमने आपको एक फल और भी बताया था कि 7म होता है साइड बिजनेस का, तरह तरह के कई बहुधंधी कार्य करने का। तो यह जातक साइड बिजनेस में भी पंगे जरूर लेगा। अब यहां पर जो लगन डीएक्टिवेट हुआ है, इसका क्या मतलब होगा? तो देखिए, जो भी ग्रह नीच का होगा, जैसे यहां पर सूर्य है, वह लग्न को तो डीएक्टिवेट करेगा ही, और यहां भी हो रहा है। मतलब यह जातक अपने जन्म स्थान पर नहीं रह पाएगा। उधर 12वां भाव पहले से ही इसका एक्टिव है, तो विदेश गमन की स्थितियां यहां पर बन जाती हैं। जब भी भाग्य जोर मारेगा यह विदेश चला जाएगा, क्योंकि जन्म स्थान पर रह के डीएक्टिवेट होने के नाते यह उन्नति नहीं कर पाएगा। जब भी इसके भाग्य को खुलना होगा, यह जन्म स्थान का त्याग करके बाहर चला जाएगा। और एक बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखिए कि जब भी नीच के होने की वजह से लग्न डीएक्टिवेट होगा, तब जातक जितना अधिक अपने शरीर पर ध्यान देने वाला होगा, उतना ही तकलीफ पाएगा। शरीर पर ज्यादा ध्यान देने से, क्योंकि यह नक्षत्रपति द्वारा डीएक्टिवेट किया गया भाव है, तो यहां पर जितना यह अधिक शरीर पर ध्यान देगा, उतना ही यह नीच का ग्रह अपने नीच के फल ज्यादा देने लगेगा। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और इसकी एक और स्थिति भी बनती है कि लग्न होने की वजह से जातक अपने वर्ण पर नहीं टिक पाता है, यानी वर्ण के अनुरूप कार्य करेगा तो वह तकलीफदायक होगा। जैसे इसका वैश्य वर्ण है, अगर यह वैश्यगिरी करने लग जाए तो यह सफल नहीं होगा, इसको अपने वर्ण को त्यागना ही पड़ेगा। अब यहाँ चंद्र के साथ संबंध की बात करें तो चंद्र यहाँ पर तृतीयेश है और अपने भाव से तृतीय बैठा है, तो जातक पूरा मेहनती पुरुषार्थी
और किंचित गुस्से वाले स्वभाव का होगा, क्योंकि तीसरा भाव गुस्से का भी है, पुरुषार्थ का भी है, पराक्रम का भी है, और वहां से भी ये तीसरा हो गया है। अब चंद्र की उच्च लग्न में है और लग्न से पंचम बैठा है। इसका क्या मतलब होता है? यह जातक अधिकार संपन्न होगा, भले ही नौकरी करे या घर में कहीं भी हो, इसको अधिकार तो ये चंद्रमा देगा ही। चंद्रमा इसकी प्रवृत्ति को अधिकार पाने वाली बना देगा। अब चंद्र और नक्षत्रपति का संबंध देखें तो यह दूसरा बनता है, तो इसका क्या मतलब होगा? यानी दूसरा, यानी जातक का परिवार, धन, कुटुंब ये भी बढ़ जाएगा, जातक श्रद्धावान भी होगा। इसमें आठवें के कोई गुण नहीं होंगे, नास्तिकता जैसे कोई भी इसके स्वभाव में गुण नहीं मिलेंगे, यह पूरा श्रद्धावान होगा। और धन के मामले में भी यहाँ इसको अच्छे फल मिल जाते हैं। आशा करते हैं कि यह प्राइमरी पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे, और आप लोगों ने कमेंट में जो भी विषय से संबंधित सवाल पूछे हैं उन सबको हम बहुत जल्दी ही एक जगह इकट्ठा करके उन सब का जवाब एक वीडियो बनाकर आपको दे देंगे। अब आज के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं आपसे इससे अगले भाव के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।